हो इस फोटो में। इसके बाद एक जूइश फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है जो आगे जाके जीसस क्राइस्ट बनता है। जीसस क्राइस्ट अपनी टीचिंग उस एरिया में फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जूइश क्लर्जी होती है उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है और वो जीसस को क्रूसीफाई कर देते हैं। कहा गया धीरे धीरे इस्लाम पूरे अरेबियन पेनिनसुला में फैल जाता है और ये कांटेक्ट में आता है आपके रोमन एम्पायर के साथ। अरब आर्मी ऑफ उमर रोमन एम्पायर को डिफीट करती है और इसी तरह से ये पूरा एरिया जो है जेरूसलम वाला ये मुस्लिम्स के अंडर आ जाता है। नक्शा है और इस वॉर के बाद ये नक्शा और चेंज हो गया और इजराइल ने और ज्यादा अब देखो धीरे धीरे ना इनके बीच में जो है टेंशन्स बढ़ती रही और ईरान ने क्या किया कि ऐसे ग्रुप्स जो कि इजराइल के अगेंस्ट हो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इनको उसने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इनको वेपन्स देना स्टार्ट कर दिया, है ना। मतलब बेसिकली इजराइल के नाक में दम करना स्टार्ट कर दिया। मिडल ईस्ट एक ऐसी जगह जहां हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ होता रहता है और पूरी दुनिया का ध्यान मिडल ईस्ट की तरफ चला जाता है। चाहे आप इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें या रिसेंटली हुए ईरान और इजराइल वॉर की बात कर लें। रिसेंटली इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स पे अटैक किया और इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने स्टार्ट किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसके तहत बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए इजराइल की सिटीज की तरफ। तो आखिर क्यों इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं? इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में। तो आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो ये सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी इशू को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होता है और ये जो इशू है इसका बैकग्राउंड आज से 3000 साल पहले तक जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1047 बीसी से, जब किंगडम ऑफ इजराइल पे जूइश किंग सोलोमन का रूल हुआ करता था। इनकी कैपिटल थी जेरूसलम और इन्होंने जूइश लोगों के लिए एक टेंपल बनाया जिसे टेंपल माउंट कहा गया। इस टेंपल में जूइश लोग वर्शिप करते थे। इसी टेंपल को आगे जाके फर्स्ट टेंपल भी कहा गया। इसके बाद कुछ टाइम पास होता है और यहां पे बेबीलोनियंस आते हैं और इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्शियंस यहां पे आते हैं और इस टेंपल को दोबारा से बनाते हैं और अब इस टेंपल को सेकंड टेंपल के नाम से जाना गया। कुछ टाइम बाद यहां पे रोमन्स आए और रोमन्स ने फिर से इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज की डेट में इस टेंपल की सिर्फ एक ही वॉल बची है और उस वॉल को वेलिंग वॉल और वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। देखिए, ये आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, ये जो टेंपल है ये पूरा टेंपल माउंट हुआ करता था, है ना। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये आज अवेलेबल नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो आपको आज देखने को मिलता है वो इतना सा पार्ट मिलता है और इसको कहा जाता है वेलिंग वॉल। ये देखो छोटी सी वॉल है ना, इसी वॉल को कहा जाता है वेलिंग वॉल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस फोटो में। इसके बाद एक जूइश फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है जो आगे जाके जीसस क्राइस्ट बनता है। जीसस क्राइस्ट अपनी टीचिंग उस एरिया में फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जूइश क्लर्जी होती है उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है और वो जीसस को क्रूसीफाई कर देते हैं। इसीलिए आज तक ज्यूज को जीसस की क्रूसिफिकेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि रोमन एम्पायर में एक ग्रेट किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट गद्दी पे बैठते हैं और वो ऐसे पहले किंग बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं और धीरे धीरे जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैलना स्टार्ट कर देती है, आपको मैंने पहले बताया कि ज्यूज ने जीसस को क्रूसीफाई करा था, तो उनके खिलाफ हेटर्ड भी जो यूरोप है उस पूरे एरिया में फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जिस जगह पे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था वो जगह टेंपल माउंट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और उस जगह पे एक चर्च बनाई गई कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के द्वारा और उस चर्च को बोला गया चर्च ऑफ होली सेकल्प्ट। इसके बाद 7th सेंचुरी में एक नया रिलीजन आता है जिसे इस्लाम कहा गया। धीरे धीरे इस्लाम पूरे अरेबियन पेनिनसुला में फैल जाता है और ये कांटेक्ट में आता है आपके रोमन एम्पायर के साथ। अरब आर्मी ऑफ उमर रोमन एम्पायर को डिफीट करती है और इसी तरह से ये पूरा एरिया जो है जेरूसलम वाला ये मुस्लिम्स के अंडर आ जाता है। जब ये एरिया मुस्लिम के अंडर होता है तो उस टाइम ज्यूज थोड़ा सेफ फील करते हैं बिकॉज ज्यूज और इस्लाम में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। देखिए, इस्लाम के अनुसार जो लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं वो है प्रॉफिट मोहम्मद।
प्रॉफिट मोहम्मद मक्का के रहने वाले थे और वहीं पे एक माउंटेन है जहां पे जाके वो मेडिटेशन किया करते थे। मेडिटेशन करते हुए उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती थी, कुछ रेवलेशन होता था, और ऐसे एक मेडिटेशन सेशन में उन्हें एंजल गैब्रियल दिखाई दिए जो उन्हें उड़ते हुए घोड़े में उठा के जेरूसलम ले आए। जैसे ही वो जेरूसलम पहुंचे, वहां पे उन्होंने एक जगह पे प्रेयर करी, है ना, और एक दूसरी जगह थी जहां पे उन्होंने एक पत्थर पे पैर रख के जन्नत की तरफ छलांग मारी। अब ये जो अरब आर्मी ऑफ उमर थी, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रेयर करी थी, वहां पे उन्होंने एक मॉस्क बनाई जिसे कहा जाता है अल अस्का मॉस्क, और दूसरी जगह जहां पे उन्होंने पैर रख के जन्नत में छलांग लगाई थी, उस जगह पे बनाया गया डोम ऑफ रॉक। देखिए, ये जो पूरा एरिया है ना, ये मुस्लिम्स के लिए और ज्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, और इस एरिया को दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं और ज्यूज इसे टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं। ये 37 एकड़ का जो एरिया है, ये वर्ल्ड के 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, धीरे धीरे ज्यूज का परसिक्यूशन स्टार्ट होता है और ज्यूज ये इजराइल वाले एरिया से बिखर कर अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं, और मोस्टली जो ये होते हैं ये यूरोप के एरिया में सेटल करते हैं। पर वही है, आप भी कहीं बाहर रहते होंगे ना, तो आपको अपने घर की याद जरूर आती होगी, है ना। तो इसी तरीके से ये लोग भी थे, इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, बट इनके अंदर इच्छा थी अपने घर वापस जाने की। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है लियोन पिंस्कर, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑटो इमेंसिपेशन। यहां पे आप इस बुक का कवर देख सकते हो। इन्होंने इस बुक में कहा कि यूरोप में ज्यूज को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह रखा जाएगा और ज्यूज को खुद की किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी, और यहां से मांग उठी एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर ज्यूज की, और यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसे ज़ायोनिज्म के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय ज्यूज टू गेट बैक देयर होमलैंड। अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। इसमें जो है ब्रिटिश को ज्यूज का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज देखिए ज्यूज जो है काफी प्रॉस्परस रहे हैं पहले से ही, है ना, मनी लैंडिंग का सारा बिजनेस यही संभालते थे, मतलब ज्यादा पैसा इन्हीं के पास होता था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स को इनका सपोर्ट चाहिए था, और ज्यूज ने भी इनको सपोर्ट करा वर्ल्ड वॉर 1 में, है ना। और इनको सपोर्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगी, ये क्या कंडीशन देंगे ज्यूज कि भाई हमारे को हमारा होमलैंड दिला दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए एक डिक्लेरेशन साइन हुई जिसे कहा गया बॉलफोर डिक्लेरेशन। यहां आप इसका ओरिजिनल ये जो है फोटो देख सकते हो। इसके तहत ब्रिटिशर्स ने फेवर करा द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन अ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल। देखो, मैंने आपको बताया था कि अरब आर्मी ऑफ उमर के टाइम पे ये पूरा जो एरिया था जेरूसलम वाला, ये चला गया था मुस्लिम्स के अंडर, और धीरे धीरे यहां पे मुस्लिम्स लोग सेटल होने लगे और इस पूरे एरिया को पैलेस्टीन के नाम से जाना गया। अब यहां पे ये जो एरिया है ये जूइश क्लेम कर रहे हैं, बट यहां पे अब कौन सेटल हो गए हैं, मुस्लिम सेटल हो गए हैं। तो अभी इस टाइम पे जो जूइश पीपल हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनको अपना होमलैंड वापस चाहिए। तो उसी के लिए फेवर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और बोला गया कि जो पैलेस्टीन है जहां पे अब मुस्लिम्स रह रहे हैं, वहां पे आपको भेजा जाएगा और आपको वहां पे सेटल करवाया जाएगा। इसी डिक्लेरेशन को बोला गया बेल्फोर डिक्लेरेशन। और आपको पता है कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसमें ब्रिटेन जो था वो विनिंग साइड पे था, और ब्रिटेन इसके बाद अपना जो है वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा, और यहां पे ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करा और असिस्ट करा ज्यूज को टू सेटल इन द पैलेस्टीन एरिया, और वहां पे जो ज्यूइश पीपल थे उन्होंने लैंड परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, ज्यूज ना पहले से ही प्रॉस्परस रहे हैं। क्यों रहे हैं? बिकॉज ये मनी लैंडिंग का बिजनेस करते थे, और ये जो मनी लैंडिंग है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय क्रिश्चियनिटी। और धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, काफी ज्यादा अमीर हो गए, मर्चेंट क्लास में काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इनकी है ना। और देखो, ये मनी लैंडर्स भी थे जो कि क्रिश्चियनिटी प्रोहिबिट करती है, और साथ में रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस भी थे। इसी वजह से पूरे यूरोप में इनके खिलाफ डिस्कंटेंट बनना स्टार्ट हो गया और इनकी पर्सिक्यूशन स्टार्ट हो गई। अब इनकी पर्सिक्यूशन की जो मेन लिमिट है ना, वो पहुंचती है आपकी हिटलर के टाइम पे, है ना। अपर लिमिट जो है वो हिटलर के टाइम पे पहुंचती है, जब कंसंट्रेशन कैंप्स में, है ना, ज्यूइश पीपल को ले जाया गया और वहां पे उनको मार दिया गया। इस पूरे इवेंट को हॉलोकॉस्ट कहा गया, जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ ज्यूज को मार दिया गया हिटलर के द्वारा। लगभग 60 लाख, लगभग 6 मिलियन यहां पे ज्यूज को मारा गया, जिसकी वजह से पूरे यूरोप से एक मास माइग्रेशन स्टार्ट हुई। किसकी तरफ को?
इजराइल, आज की डेट में जो प्रेजेंट इजराइल है उसकी तरफ को, उस टाइम पे पैलेस्टीन देश था, उसकी तरफ एक मास माइग्रेशन यहां से स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 में अरब्स जो थे उन्होंने हिटलर को सपोर्ट करा, ज्यूज जो थे उन्होंने ब्रिटेन और यूएसए को सपोर्ट करा। देखो आपको पता है कि विनिंग साइड पे कौन था, ब्रिटेन। अब इसके बाद क्या होगा कि ज्यूज को थोड़ा सा कंसेशन दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन बनाई गई है ना, पर इसमें डोमिनेंस किसकी है, ब्रिटेन, यूएस, इन सारी कंट्रीज की। तो अब जो उन्होंने पहले प्रॉमिस करा है ज्यूज से, उसको फुलफिल करने का टाइम आ गया है और ये इसको फुलफिल करते हैं, है ना, और फेवर करते हैं ज्यूज को। और यहां पे यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान लेके आता है 1947 में। देखो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये पैलेस्टीन वाला एरिया है, आज की डेट में जो इजराइल है वो इसी एरिया में है ना। अब देखो जो ये आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हो ये है मुस्लिम सेटलमेंट्स, है ना, और जो ये आप वाइट वाइट एरियाज देख रहे हो ये है आपकी जूइश सेटलमेंट, जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब देखो बहुत कम एरियाज ऐसे हैं जहां पे ज्यूज रह रहे हैं, बट यूएन पार्टीशन प्लान के तहत क्या किया गया कि ये जो व्हाइट वाला आप एरिया देख रहे हो ये एरिया किसको दे दिया गया, ज्यूज को दे दिया गया। और ये एरिया किससे छीना गया, ये इन मुस्लिम से छीना गया जो यहां पे रहते थे। ठीक है, तो ये जो एरिया आप व्हाइट देख रहे हो ये आपका इजराइल वाला एरिया है, और जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हो ये आपका एरिया है पैलेस्टीन का। यहां देखो, अंडर कंसिडरेबल ज़ायनिस्ट प्रेशर यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेड गिविंग अवे 55% ऑफ पैलेस्टीन टू ज्यूइश स्टेट। ठीक है, तो 55% लैंड जो था पैलेस्टीन का वो ज्यूइश स्टेट के लिए दे दिया गया। दिस वाज डन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस ग्रुप रिप्रेजेंटेड ओनली 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड ओन्ड 7% ऑफ द लैंड। तो देखो 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनके पास थी और इनके पास लैंड तो सिर्फ 7% ही था। डिस्पाइट ऑफ दैट इनको इतना बड़ा एरिया कार्व आउट करके दे दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है अरब कंट्रीज मिल के इजराइल पे अटैक कर देती हैं और यहां से शुरू होता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। इसमें इजराइल के अगेंस्ट इजिप्ट, सीरिया, इराक, लेबनान और जॉर्डन होते हैं। ये कंट्री सोचते हैं कि भाई इजराइल तो अभी अभी पैदा हुआ है, इसको तो हम चुटकियों में हरा देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वॉर के बाद एक अलग ही पिक्चर देखने को मिलती है। यहां पे इजराइल 78% ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड को कैप्चर कर लेता है। देखो यहां पे 1946 का आप पैलेस्टीन देख रहे हो, इसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो प्लान था उसके हिसाब से ये पैलेस्टीन का नक्शा है, और इस वॉर के बाद ये नक्शा और चेंज हो गया और इजराइल ने और ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। पैलेस्टीन के लिए सिर्फ इतना सा एरिया रह गया जिसे वेस्ट बैंक बोला गया, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है इसीलिए इसका नाम वेस्ट बैंक पड़ा। ये जो छोटी सी आपको यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है इसको गाजा स्ट्रिप बोला गया, जिसे हिंदी में गाजा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एरियाज हैं वेस्ट बैंक वाला एरिया ये जॉर्डन को दे दिया गया, जॉर्डन के कंट्रोल में ये एरिया आया। गाजा स्ट्रिप वाला एरिया जो है वो आपका इजिप्ट के कंट्रोल में आया, और यहां से जो एक कंट्री कभी हुआ करती थी पैलेस्टीन, अब वो कंट्री नहीं है, है ना। पैलेस्टीन इज नॉट अ कंट्री एनीमोर, है ना। और जो 7 लाख पैलेस्टीनियंस थे अब अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। अब देखो यहां पे मजे की बात है कि सारी कंट्रीज ने, है ना, अरब कंट्रीज ने यहां पे अटैक में तो हेल्प करी इजराइल के अगेंस्ट, बट किसी भी कंट्री ने इन रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप नहीं दी। जिस दिन पैलेस्टीनियन को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा वो था 15 मई 1948, और आज भी पैलेस्टीनियन इस डे को नकबा डे के नाम से ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद इजराइल ने एक अनाउंसमेंट करी, एक लॉ लाया जिसे कहा गया लॉ ऑफ रिटर्न, जो कि 1950 में लाया गया, और इसमें बोला गया कि भाई पूरी दुनिया के ज्यूइश पीपल आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, आपका अपना देश बन चुका है, आप कहीं भी हो, है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हो, आपके लिए देश है, यहां पे आओ, आपको फ्री सिटीजनशिप दे दी जाएगी, है ना, और यहां पे आपको सेटल होने के लिए भी दे दिया जाएगी जगह। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। देखो लॉ ऑफ रिटर्न ने क्या बोला, एनी ज्यू लिविंग इन द वर्ल्ड विल बी गिवन सिटीजनशिप ऑफ इजराइल एंड व्हेनेवर ही वांट्स टू कम बैक टू इजराइल ही और शी बी अलाउड टू सेटल डाउन इन इजराइल। तो इसी तरह से जो भी इजरायली सिटीजन इजरायली है ना, ज्यू है, जो कहीं भी रह रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो आए और यहाँ पे सेटल हो जाए, उसके लिए उनको लैंड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखो जो ये अरब कंट्रीज थी इनकी पूरे वर्ल्ड में फजीयत हुई थी, है ना, मतलब अभी अभी इनकी बेइज्जती हुई
हुई है, तो इनके अंदर कुछ जुनून था कि भाई हमको बदला लेना है वापस, और फिर से इन्होंने क्या कर दिया, इजराइल पे अटैक कर दिया। ठीक है, और ये इंसिडेंट हुआ आपका 1967 में, जो नासिर हैं इजिप्ट के, है ना, और बाकी अरब कंट्रीज ने जो स्टेट ऑफ तिरन है ना, स्टेट ऑफ तिरन जैसे ये आपका जो है सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ पे आपकी रेड सी आती है, यहाँ पे जो ये स्टेट आती है इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ तिरन, है ना। इसको क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, ताकि इजराइल को यहाँ पे ट्रेड ना करने दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना, और इजराइल इन पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। अब फिर से इजराइल क्या करता है कि पूरा का पूरा वेस्ट बैंक जो है उसको अपने कब्जे में ले लेता है, गाजा स्ट्रिप और यहां तक कि पूरा जो सनाई पेनिनसुला है उसको भी वो कैप्चर कर लेता है, और गोलन हाइट्स जो सीरिया में है उन जगह को भी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब देखो इस वॉर का रिजल्ट क्या रहता है कि इजराइल पूरा का पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा पैलेस्टीन वाला एरिया अब किसके अंडर आ चुका है, इजराइल के अंडर आ चुका है। ठीक है, 100% एरिया, और साथ में उनके साथ आते हैं ये रिफ्यूजीज, 20 मिलियन पैलेस्टीनियन पीपल, है ना, और जो कि अपने देश में ही अब जाके रिफ्यूजी बन गए हैं। इनको सिटीजनशिप डिनाई कर देता है इजराइल। ठीक है, इजराइल देखो, इजराइल ने पूरा तो एरिया कैप्चर कर लिया है, बट वो सिटीजनशिप नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो सिटीजनशिप, बिकॉज आगे जाके यही लोग अगर सिटीजन बन गए इजराइल के, तो इनको भी राइट्स देने पड़ेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक कंट्री में ज्यादा राइट होते हैं एज कंपैरिजन टू जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, है ना। देखो तो इसीलिए इनको उन्होंने क्या नहीं दी, सिटीजनशिप नहीं दी, क्योंकि आगे जाके क्या पता ये जो पैलेस्टीनियन पीपल यहाँ पे सेटल हो, है ना, आगे जाके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, इनको राइट्स तो देने ही पड़ेंगे। तो उस वजह से ये सारी चीजें इन्होंने क्या कर दी, इनको डिनाई कर दी, मतलब यहां पे सिटीजनशिप डिनाई कर दी गई। अब देखो इसके बाद क्या होता है ना कि ये जो पूरा का पूरा आपका वेस्ट बैंक था ये किसके अंडर आ चुका है, ये अब इजराइल के अंडर आ चुका है। अब इस पूरे एरिया के अंडर क्या करता है, जो इजराइल है वो सेटलमेंट स्टार्ट करता है। तो ये जो वेस्ट बैंक है, जो यहाँ पे आप पर्पल कलर के जो ये डॉट्स देख रहे हो, ये सेटलमेंट्स हैं उन लोगों की जो कि ज्यूज हैं। अब इजराइल क्या बोलता है कि भाई ज्यू आप जाके सेटल हो वेस्ट बैंक में, आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, जैसे कि फ्री लैंड हो गया, होम हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, है ना, ये सारी आपको दे दी जाएगी। किस कंडीशन पे, अगर आप जाके वेस्ट बैंक में सेटल होते हो। इनका वाइडर ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम वेस्ट बैंक में सेटल होंगे, धीरे धीरे इन पैलेस्टीनियंस को मार देंगे और खत्म कर देंगे, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इजराइल वाला ये हमारे को मिल जाएगा। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव था इस चीज को करने के पीछे। अब देखिए एक और यहां पे चीज हुई कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन अब किसके द्वारा प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गया, इजराइल के द्वारा। अब देखिए पहले जो देश पैलेस्टीन के सपोर्ट में आए थे, धीरे धीरे उन्होंने हेजिटेट करना स्टार्ट कर दिया, और पैलेस्टीनियन को भी ये लगने लगा कि भाई अगर हमको अपना देश वापस चाहिए तो हमारे को खुद ही लड़ना पड़ेगा, किसी और पे हमें रिलाय नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहा गया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको लीड करा एक यासीन अराफात नाम के व्यक्ति ने, है ना। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी 1959 में, जिसे फतेह के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये पीएलओ के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी। देखो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशियली आर्म्ड स्ट्रगल परस्यू करा इजराइल के अगेंस्ट, और लेटर कुछ क्या बोलते हैं इन्होंने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी शो करे। देखो अब पीएलओ जो था वो ऑपरेट करता था आपका लेबनान से, है ना, और इजराइल पे यहाँ पे लेबनान से अटैक करता था। अब इजराइल ने क्या करा, लेबनान पे अटैक कर दिया 1982 में, और पीएलओ को यहाँ से बहुत ज्यादा लॉस हुआ, है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 1987 में स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट इंतफादा। अब देखो क्या होता है 1987 में, जो गाजा स्ट्रिप होती है ना, अभी किसके अंडर है, इजराइल के अंडर है। यहाँ पे एक रिफ्यूजी कैंप होता है जिसका नाम होता है जबालिया, है ना, जबालिया एक जगह है, यहाँ पे एक रिफ्यूजी कैंप होता है। यहाँ पे इजरायली डिफेंस ट्रक 4 लोगों को मार देता है ना। और ये जो इंसिडेंट होता है ये बहुत ही वहां पे वायरल एक इंसिडेंट हो जाता है, और बहुत सारे लोग इन लोगों की फ्यूनरल में आ जाते हैं, है ना। लगभग 10,000 लोग इनकी फ्यूनरल में आ जाते हैं, और यहां से
प्रोटेस्टर्स यहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोटेस्टर्स जो इजरायली फोर्सेस हैं उन पे स्टोन थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, शटडाउन्स होता है और इजराइल इस जो ये यहाँ पे जो क्रांति स्टार्ट हो गई है इसको सप्रेस करने के लिए 80,000 ट्रूप यहाँ पे मूव करता है। अब इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है और अब यहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद देखा गया कि भाई इजराइल फर्स्ट टाइम बैकफुट पे था, मतलब इजराइल यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा, पीछे उसको हटना पड़ा। अब देखो फर्स्ट इंतफादा के टाइम पे ना वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है मुस्लिम ब्रदरहुड, है ना। अब इजराइल इस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि भाई आप जाओ वहां पे इस्लामिक सेंटर बनाओ, परफॉर्म चैरिटी परफॉर्म करो, पुअर को हेल्प करो, ये सारी चीजें करो, बस हम पे अटैक मत करो, हमसे पंगा मत लो, ठीक है। तो इसीलिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के ऑर्गेनाइजेशन को इनके द्वारा मंजूरी दी गई होती है। अब देखो ये जो फर्स्ट इंतफादा हो रहा है यहाँ पे लोगों को मार दिया गया है, डिफेंस ट्रक के नीचे आ गए हैं। अब इस मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ लोग जो होते हैं इनके लीडर के पास जाते हैं जिनका नाम होता है शेख अहमद यासिन, ठीक है। इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे को फर्स्ट इंतफादा में ये पैलेस्टीनियन पीपल की हेल्प करनी चाहिए, है ना, इन्हीं के लिए तो हम ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हुए हैं, है ना। बट ये इस फेवर में नहीं होते कि भाई अलाउ करे कि भाई यहां पे जाके उनके साथ प्रोटेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये अपने सपोर्टर्स को बोलता है कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो। और यहां से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमास है। हमास थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करती है आपके इजराइल के अगेंस्ट, बट इजराइल अब यहां पे पॉलिसी ऑप्ट करता है डिवाइड एंड रूल की। इसको एक नई ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है जो पैलेस्टीनियन हक की बात कर रही है। अब इजराइल क्या करता है कि हमास को फंड करना स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट पीएलओ कि भाई आप ज्यादा हक की बात करो पैलेस्टीनियंस की, है ना, ताकि ये जो पीएलओ है इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो सके, है ना। तो ये सारी चीजें इसके द्वारा की जाती हैं। देखो यहां पे ये भी बोला जाता है ना कि भाई हमास को खुद इजराइल ने बनाया है। देख रहे हो ना आप, स्टार्टिंग में किसने फंड करा है हमास को? इजराइल ने ही फंड करा है और आज की डेट में इजराइल के नाक में दम किया हुआ है किसने? हमास ने, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें होती हैं। इनिशियली तो भाई ये इनका साथ देते हैं, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या करते हैं, ये सुसाइड अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं और यहां पे सिविलियंस को भी इजराइल के टारगेट स्टार्ट करना कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे इजराइल एनॉय हो जाता है हमास से और नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है पीएलओ के साथ। और यहां पे इन नेगोशिएशन का नतीजा आपको ओस्लो में दिखता है, जहां पे ओस्लो अकॉर्ड होता है। ओस्लो अकॉर्ड आपका 1993 में हुआ था, है ना। अब देखो यहां पे पीएलओ से यासीर अराफात, है ना, ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर रैबिन और ये जो मीडिएटर होते हैं वो होते हैं बिल क्लिंटन। बेसिकली यूएस से मीडिएशन कराता है और नॉर्वे के ओस्लो में ओस्लो अकॉर्ड कराया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप विल बी गिवन टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होंगे वो यासीर अराफात होंगे, ठीक है। अब देखो ये पीस अकॉर्ड तो हो गया, इस चीज के लिए इन तीनों को आगे जाके नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है कि भाई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो इतने सालों से शांत नहीं हो पाया था, ओस्लो अकॉर्ड ने उसको खत्म कर दिया और तीनों को ही क्या दिया जाता है यहाँ पे आपका नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ना ये दोनों देश के लोगों को पसंद नहीं आती, ना ही ये इजराइल को पसंद आती और ना ही ये आपके पैलेस्टीनियन के लोगों को पसंद आती है ना। पैलेस्टीन के लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हमारा देश बेच के आ गया, है ना, यासीर अराफात, है ना, और ये जो रैबिन है इसके खिलाफ आगे जाके फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं और इनको आगे जाके मार भी दिया जाता है। चलो अब देखते हैं, देखो ओस्लो अकॉर्ड इज नॉट लाइक्ड बाय पीपल ऑफ बोथ पैलेस्टीन एंड इजराइल, है ना। अब यहां पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं डेथ टू रैबिन, ठीक है। डेथ टू रैबिन नाम के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ऑब्वियसली जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब इस जो डेथ टू रैबिन नाम के प्रोटेस्ट में ना एक बंदा पार्टिसिपेट करता है जो आज की डेट में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी उस प्रोटेस्ट में क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे जो पीएलए है, जिसे फतेह के नाम से भी कई बार बोला जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन करती है और धीरे धीरे जो हमास है उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं सेकंड इंतफादा के बारे में, पर उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि यूएन पार्टीशन प्लान में जो आपने मैप में व्हाइट वाला एरिया देखा था वो इजराइल को दे दिया गया, ग्रीन वाला एरिया पैलेस्टीन को दे दिया गया, और जो जेरूशलेम सिटी थी उसको यूएन ने खुद अपने कंट्रोल में रखा और कहा कि भाई इसको हम खुद कंट्रोल करेंगे। अब देखिए 2000 में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल 1000 सोल्जर्स को लेकर टेंपल माउंट वाले एरिया पे पहुंचते हैं और वहां पे स्पीच देते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया है वो हमें बिलोंग करता है, बट यूएन पार्टीशन प्लान के हिसाब से ये एरिया किसके पास है? यूनाइटेड नेशन के पास है। ठीक है, इससे वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि इजराइल की जो फोर्सेस है उसको गाजा स्ट्रिप में से जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो धक्का मार के बाहर निकाल देती है और पूरे गाजा स्ट्रिप पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेती है। ठीक है, तो चलिए इतना आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जो हमास है वो आपका गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल को एलिमिनेट करने की बात करता है और अभी भी पैलेस्टीनियंस में बहुत एक्टिव है। अब देखो यहां पे आप एक चीज समझो कि जो गाजा स्ट्रिप है उस पे ज्यादा पॉपुलर है हमास और जो वेस्ट बैंक है उस पे ज्यादा पॉपुलर है आपका पीएलओ। पीएलओ में जो फतेह ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पे ज्यादा पॉपुलर है। तो हमास आपकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है ना। अब देखो यहां पे अभी भी वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये हमास क्या करता है कि ईरान से वेपन्स लेता है और अटैक करता है आपके इजराइल पे। ठीक है, अब एक दो अटैक नहीं करता, बहुत सारे मल्टीपल अटैक करता है इजराइल पे मिसाइल के थ्रू। ठीक है, अब देखो हमास को भी पता है कि भाई इजराइल वालों ने आयरन डोम नाम का एक डिफेंस है ना अपने लिए सेट किया हुआ है, जिसके तहत अगर कितने भी मिसाइल उस पर डाले गए तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म कर देता है आयरन डोम। अब इसी के चलते हमास भी एक दो नहीं छोड़ता है मिसाइल, बहुत सारे मिसाइल छोड़ता है कि भाई आयरन डोम की कैपेसिटी कभी तो खत्म होगी, है ना। तो जितने थोड़े बहुत वो उड़ा देता है आयरन डोम और बाकी सारे के सारे अपने टारगेट को हिट करते हैं इजराइल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये सारी चीजों के चलते इजराइल ने क्या किया हुआ था कुछ टाइम पहले तक कि भाई ब्लॉक किया हुआ था गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से, सी की एक्सेस भी इनके लिए खत्म करी हुई थी और इधर जो वेस्ट बैंक है उसकी एक्सेस भी इनके लिए खत्म करी हुई थी। ठीक है, बट हमास वाले भी चालू हैं, है ना। उन्होंने क्या बना रखी है, अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी हैं जो इजिप्ट को निकलती है, इजिप्ट से आपके आगे सुवेज कैनाल की तरफ को निकलती है, जहां से जो ये ईरान है उनको वेपन सप्लाई करता है, वहां से वेपन्स लाए जाते हैं इन टनल्स के थ्रू, हमास तक पहुंचते हैं गाजा स्ट्रिप में और फिर इन वेपन्स को यूज किया जाता है आपके इजराइल के अगेंस्ट। तो ये है पूरी स्टोरी यहाँ की। इसके बाद देखो 7 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे एक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल होता है और यहाँ पे हमास ने एक बड़ा अटैक प्लान किया होता है इनके खिलाफ। ठीक है, 7 अक्टूबर को ये अटैक होता है जिसमें 5000 मिसाइल्स रिलीज किए जाते हैं हमास के द्वारा इजराइल पे, है ना। और कुछ लोग जो है पैराशूट्स के थ्रू इस म्यूजिक फेस्टिवल में एंटर करते हैं और इजरायलीज पे फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, ओपन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ होती है। कुछ लोगों को यहाँ से हॉस्टेज बना के ले जाया जाता है गाजा स्ट्रिप और इसी के चलते यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो अभी तक ये वॉर आपका चालू ही है। ठीक है, चलिए अब देखो 7 अक्टूबर को जब ये सारी चीजें हो रही थी ना साउथ में, है ना, गाजा स्ट्रिप से जब अटैक हो रहा था तो नॉर्थ में भी कुछ हलचल हो रही थी। यहां से लेबनान से एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है हिजबुल्लाह, उसने भी सिमिलर टाइम पे यहाँ पे नदर्न इजराइल में अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ के जो लोग थे, है ना, जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, उन्होंने साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इसको देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात कही कि भाई इस चीज का बदला लिया जाएगा। तो देखिए यहां पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया है हिजबुल्लाह, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो हिजबुल्लाह जो है एक शिया ग्रुप है जिसको ईरान बैक करता है, फिर से ईरान आ गया है यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1982 में बनी थी और ये फाइट करती है इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनान। मैंने आपको बताया था कि जो आपका इजराइल है उसने लेबनान वाली साइड में भी अटैक किया था और काफी एरिया कैप्चर कर दिया, तो उसके अगेंस्ट ये यहाँ पे इससे फाइट करती है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कंट्रोल है आपके सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान में, वहां पे एज अ गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है ना, और इसके पास खुद के मिलिट्री आर्म्स है, यहां तक कि इसके पास 50,000 फाइटर्स भी हैं।
ठीक है, इतने सारे रॉकेट्स हैं, 4 मिसाइल्स हैं, है ना, इतने सारी चीजें इनके पास हैं। 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने भी अटैक करा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि भाई हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे, और इसके रिटेलिएशन में एक बदला लिया गया, है ना। जैसे कि आपने न्यूज में सुना ही होगा पेजर्स। देखो, एक पेजर इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का जिससे ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे। इजराइल ने कहीं से उस कंपनी को अप्रोच करा जो इसको बनाती थी, और वहां पे उन पेजर्स में बॉम्ब फिट करने स्टार्ट कर दिए, और रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इन्होंने ये पेजर्स एकदम से उड़ाने स्टार्ट कर दिए। तो जितने भी लोग हिजबुल्लाह के ऑर्गेनाइजेशन में थे जुड़े हुए, उन सभी के पेजर्स जहां पे ये मैसेज आते थे वो सारे के सारे फटने लग गए, और काफी लीडर्स जो है यहाँ पे मारे गए हिजबुल्लाह के। देखिए, अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा कि जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ना, ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, और अब यहाँ पे एक नया प्लेयर एंटर होता है जिसका नाम है ईरान। अब देखो, यहाँ पे ना ईरान को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई ना, तो उसके बाद इस्लाम को आगे किस तरीके से ले जाया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था लीडरशिप का, कि लीडर कौन बनेगा, ठीक है। तो कुछ लोग सपोर्ट करते थे अबू बकर को, और कुछ लोग सपोर्ट करते थे अली को। तो जो अबू बकर को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो आगे जाके बने सुन्नी, और जो अली को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो बने शिया। विद टाइम शिया और सुन्नी के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना, और शिया सुन्नी जो है आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब यहां पे आज की डेट में जो 2 कंट्रीज हैं शिया और सुन्नी को जो रिप्रेजेंट करती है वो है, एक है सऊदी अरेबिया जो कि अपने को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानती है, और दूसरी है ईरान जो कि अपने को शिया वर्ल्ड की लीडर मानती है। तो ईरान का ये कहना है कि भाई इजराइल ने एक मुस्लिम कंट्री को तबाह कर दिया है ना। पैलेस्टीन जो कभी देश हुआ करता था, आज की डेट में वो कोई देश ही नहीं है ना। तो ये जो इजराइल है उसको कभी भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बट ऐसा हमेशा से नहीं था, है ना। इनके अच्छे रिलेशंस भी थे 1979 से पहले, क्योंकि यहां पे शाह का रूल हुआ करता था जो कि यूएस द्वारा बैक्ड था, है ना। और जैसे कि आपको पता ही है कि इजराइल और यूएसए के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, तो इन दोनों के भी, इजराइल और ईरान के भी उस टाइम पे अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। इसके बाद सारी चीजें चेंज हुई 1979 में, जब यहां पे ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से ईरान का पूरा तख्ता पलट हो गया, और यहां पे आयतुल्ला खमेनी पावर में आए, और इन्होंने बात करी एंटी इजराइल और एंटी वेस्ट स्टांस की। इन्होंने इजराइल के साथ सारी की सारी टाइज को खत्म कर दिया, और बोला कि भाई ये तो एक जायनिस्ट रजीम है, और इन्होंने सपोर्ट करा यहां पे पैलेस्टीनियंस को। अब देखो, धीरे धीरे ना इनके बीच में जो है टेंशन्स बढ़ती रही, और ईरान ने क्या किया कि ऐसे ग्रुप्स जो कि इजराइल के अगेंस्ट हो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इनको उसने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इनको वेपन्स देना स्टार्ट कर दिया, है ना। मतलब बेसिकली इजराइल के नाक में दम करना स्टार्ट कर दिया। इजराइल ने भी इसके रिस्पॉन्स पे कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर इन पे बनाया, कुछ साइबर अटैक्स कराए, है ना, कुछ एयर स्ट्राइक्स कराई, है ना। ये सारी चीजें आपकी चलती रही। इसके बाद 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं, है ना। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड भाई सीरीज ऑफ पीस एग्रीमेंट्स हैं जो कि 2020 में साइन हुए थे इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, आपका बहरीन हो गया, सूडान हो गया, इनके बीच में ये एग्रीमेंट किया गया कि भाई बहुत हो गया ये कॉन्फ्लिक्ट, हमको भाई अब इससे आगे बढ़ना है ना। तो इसीलिए ये अब आपका अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया गया। पर देखो, धीरे धीरे ना टेंशन्स बढ़ते गए इजराइल और ईरान के बीच में। अब देखो, इजराइल को क्या खतरा है ईरान से? ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है ना। न्यूक्लियर अगर एनरिचमेंट करेगा तो धीरे धीरे वो न्यूक्लियर वेपन्स के क्लोज बढ़ता जा रहा है। अब अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान बना देगा तो इजराइल को क्या प्रॉब्लम है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना, बट दोनों के बीच में फुल स्केल वॉर नहीं हो गया स्टार्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो आपके डिटरेंट का काम करते हैं, है ना। अब इजराइल को यह डर है कि भाई अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना दिए तो यहां पे तो हम इस पे भारी नहीं पड़ पाएंगे, पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी आपके मिडिल ईस्ट की। तो अब ये पूरी की पूरी चीजें कौन नहीं चाहता है?
इजराइल नहीं चाहता है, इसीलिए इजराइल ने अभी रिसेंटली इनके न्यूक्लियर जो साइट्स होती हैं जहां पे एनरिचमेंट हो रही है वहां पे अटैक करवाया, ठीक है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और उसी के रिटेलिएशन में ईरान ने भी कुछ ऑपरेशन चलाए, है ना। ईरान भी काफी ज्यादा अब क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ईरान भी अब चाह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़े, और इजराइल जो है उसके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहता। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो, कहीं पे भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होना, उसका असर आपको पूरी दुनिया में दिखता है। हम तैयारी कर रहे हैं एचएस की, आईएएस की, है ना, काफी लोग आप आईएएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो सारी चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कि भाई इंडिया पे इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। अब देखो, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल, ठीक है। कोई भी देश है ना, उसकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल से चलती है, एनर्जी से चलती है, ठीक है। इंडिया अभी भी जो है मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी नीड्स के लिए दूसरों पे निर्भर है, ठीक है। तो हम जो है काफी 2 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अगर ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट में गया तो यहां से सप्लाई चेन डिसरप्शन होगी। सप्लाई चेन डिसरप्शन अगर हुई तो ऑयल के प्राइसेस महंगे होंगे। ऑयल के प्राइसेस अगर महंगे हुए ना, तो हर चीज के प्राइस महंगे हो जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो उससे हमारा जो सेंसेक्स है उस पे भी असर पड़ सकता है, मतलब शेयर बाजार जो है उस पे भी असर पड़ सकता है। अगला देखो, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इन कंट्रीज में रहता है ना। ओवर 66% ऑफ 1.34 करोड़ एनआरआईज लिव इन वेस्ट एशिया। तो इस एरिया में भाई 66% लोग रहते हैं हमारे, है ना। तो उनको वहां से निकालना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये चीज होगी। दूसरी चीज है कि भाई जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं ना, वो इंडिया के लिए पैसे भी भिजवाते हैं, रेमिटेंसेस। इंडिया वर्ल्ड में रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे कंट्री आती है, मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हम रिसीव करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद चाइना का नाम आता है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हमारे माइग्रेंट्स को भी खतरा है, और जो विदेशी मुद्रा हमारे इंडिया में आती है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब देखो, इंडिया के ना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं कहां पे, आपके ईरान में। देखो, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है छाबार। छाबार में इंडिया पोर्ट बना रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे करी है। क्यों? क्योंकि इंडिया कनेक्ट करना चाहता है आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान हमारे को कनेक्ट नहीं करने देता है, तो इसीलिए हमने ईरान के साथ मिलकर यहां पे छाबार पोर्ट बनाया है, ठीक है। और दूसरा एक रीजन है कि भाई यहां पे एक ग्वादर पोर्ट है, चाइना और पाकिस्तान ने उसको आपस में बनाया है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी हमारा छाबार में पोर्ट बनाया हुआ है। अब ये जो पोर्ट है हमारा, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इससे हमारे को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। और यहां पे अभी जब हमने G20 सबमिट करी थी तो यहां पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात हुई थी, है ना। तो उसमें भी आपको डिलेज और डिसरप्शन देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये जो रेड सी शिपिंग रूट है, ये अफेक्ट कर सकता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और जो जो ट्रेड है उसको ये हर्ट कर सकता है, ठीक है। अगला देखो है आपका डिप्लोमेटिक डायलेमा। इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक डायलेमा है। इंडिया फिर से एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहां पे उसको साइड्स लेनी पड़ेगी। पहले रशिया यूक्रेन वॉर में भी उसको फोर्स किया गया कि भाई आप साइड लो, कि आप रशिया की साइड हो कि आप यूक्रेन की साइड हो। और अब भी इंडिया को फोर्स किया जा सकता है कि भाई आप किसकी साइड हो, स्टैंड लो, ईरान की तरफ हो या इजराइल की तरफ हो। अब देखो, मैंने तुम्हारे को बताया हमारे ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है, बिकॉज हम वहां पे छाबार पोर्ट बना रहे हैं, और इजराइल के साथ तो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं ही हैं, ये तो सबको ही पता है ना। तो ये सारी चीजों में ना प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया को एक स्टांस लेने के लिए इंडिया को मजबूर किया जा सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा इशू अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां पे रिप्लाई करूं।